पढ़ेंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पाठ क्रमांक 10, ओजोन विघटन का संकट। ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। अब इनका हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हर एक लेखक, हर एक कवि का एक अलग अपना पहचान होता है और उनका एक अलग लिखने का विशेष महत्व या विषय होता है। तो इन्होंने विज्ञान से संबंधित बातें ही अपने लेखनी में लिखी है और उसी में अपना बहुत बड़ा पहचान इन्होंने बनाया। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हिंदू विश्वविद्यालय मतलब जानते हो, वीएचयू जो बड़ा यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ है अपने बनारस में। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। महनीय मतलब बहुत महान कार्य किया है। कौन सा कार्य? आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और सभी तक जनमानस यानी सभी तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। तो आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विज्ञान से बहुत सारी संबंधित पुस्तकें इनकी क्या हुई हैं? प्रकाशित हुई हैं, क्योंकि इनका विषय ही विज्ञान था। उसमें क्या क्या होता है, क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होता है, इन सब चीजों का क्या किया जाए, अध्ययन करके उसके फायदे, उसके नुकसान, ये सब वो लिखते थे। और जिससे क्या होता है, उन्होंने यही सब चीजें जनमानस तक, सभी तक पहुंचाने की कोशिश भी की। अब आगे हम देखेंगे विज्ञान। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। अब यह चीज यहाँ क्या बताया है लेखक ने कि समकालीन मतलब अभी की जो पीढ़ी है, अभी का जो काल है, उसके लिए आप सशक्त हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी अपना साइन होता है, लेकिन वो क्या है? प्रमाण है अपने लिए, क्या है? सीखने के लिए प्रेरणादायी हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं। होमी भाभा लेसन भी हमने पढ़ा है। तो अभी पोर्शन चेंज हो गया, सुभिक्षा आपको याद होगा। तो आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में क्या है? वैज्ञानिक भी हैं। प्रमुख कृतियां, अब इन्होंने कौन कौन से लेख लिखे हैं? लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। ये सब क्या चीज है? देखो, उनके सारी लेखनी में प्रकृति प्रदत्त चीजों की क्या की गई है? विश्लेषण किया गया है या चर्चा किया गया है। विधा परिचय। अब यह पाठ जो हमारे पाठ में दिया गया है, उसका क्या परिचय है, यह देखो। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। विज्ञान क्या हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है, बहुआयामी। बहुत लोग जानने लगे हैं, बहुत लोग इसको क्या करने लगे हैं? समझने लगे हैं।
इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। विज्ञान हर एक सब्जेक्ट में समाहित हुआ है। अभी आप देखो, ये साइंस का लेसन है, फिर भी हमारे हिंदी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो हर एक सब्जेक्ट से इसको कोरिलेट किया गया है विज्ञान को, इसलिए कि लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। पत्र विज्ञान जैसे विषय पर अनेक पत्र पत्रिकाएं विभिन्न पुस्तकों पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में क्या होते हैं, हमारे लिए सहायक होते हैं। हमारे ज्ञान वृद्धि में हमारा बहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए यह सब पत्र पत्रिकाएं हमारे लिए छापे जाते हैं या बनाए जाते हैं या हर एक पाठ्य पुस्तक में समाहित किए जाते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। ह्रास यानी खत्म होना, विनष्ट होना। तो प्रस्तुत पाठ में मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनुसंधानों और उत्पादित किए गए जो मशीन, जो कारखानों में सामान बनाए जाते हैं, उनके अपने साधनों के लिए बनाए जाने से पर्यावरण पर उसका कितना कुप्रभाव पड़ रहा है, और जो हमें पर्यावरण वातावरण से, प्रकृति से जो चीज अच्छी और शुद्ध मिली है, उसका ह्रास होता जा रहा है, उसका विनाश होता जा रहा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी परवानगी कितने संपूर्ण चराचर दृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पराबैंगनी किरणें उसके जो होती हैं वो सभी के लिए क्या होंगी, घातक सिद्ध हो सकती हैं। सूर्य जब तक ऊपर है, हमें प्रकाश मिलता है, तब तक ठीक है, लेकिन उसकी जो किरणें अगर नजदीक आ जाएं या जो भी किरणें हैं पराबैंगनी किरणें, वो क्या होगी, चराचर मतलब पूरे संसार के लिए घातक, हानिकारक सिद्ध होती। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। आज हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य हो रहा है कि ओजोन का जो विघटन हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो उससे मानव जाति क्या होगी, संपूर्ण मानव जाति संकट में है, लेकिन मानव को इन सब चीजों का आभास नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मानव जाति को इस संकट से उबारने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। अब देखो शब्दार्थ। सामरिक युद्ध से संबंधित, विघटन अलगाव होना, तोड़ना। प्रतिशत फ्रिज यौगिक दो या अधिक तत्वों से बना हुआ चीज। मुहैया पहुंचाना या पूर्ति करना, अपने का किसी भी चीज को, कोई चीज उसको जरूरत के समय पे देना। दोहन अनियंत्रित उपयोग, किसी भी चीज का जितना है उपयोग करने के लिए बताया गया है उससे कहीं ज्यादा उपयोग करो तो वो होता है उसका दोहन करना। सांद्र घना, संदिग्ध। प्रशीतन ठंडा करने की प्रक्रिया, देखो यहाँ भी प्रशीतक दिया है ना, फ्रिज। छीजना, छीजना यानी धीरे धीरे कट कट के गिर जाना, क्षय हो जाना। ऊसर बंजर, अनुपजाऊ जमीन जो होती है उसको ऊसर कहा जाता है। अब यहाँ से हम अपने क्या करेंगे, पाठ का शुरुआत करेंगे। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची हुई है। अब यह दुनिया क्या कर रही है,
विकसित होती जा रही है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा मचा हुआ है, होड़ मचा हुआ है, लोग एक दूसरे एक कोई कुछ विकास करता है, कुछ कोई अनुसंधान करता है तो दूसरा उससे कम नहीं रहता है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। विकास का यह जो दौर है, इस दौड़ में हम दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ रहे हैं कि हमने बहुत सारे गलत कुरीतियों को, विसंगतियों को जन्म भी दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। बहुत सारी समस्याएं जन्म ले चुकी हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी समस्या है मानव के लिए, संपूर्ण चराचर पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, मानव ही नहीं सारी प्राणियों के लिए, बहुत सारे वातावरण में हमारे आज बहुत सारे प्राणी क्या होते हैं, विलुप्त नजर आ रहे हैं, और जानवर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। इन सब चीजों का क्या कारण है, इन सब चीजों का कारण यही है कि उनके अनुकूल अब पर्यावरण प्रदूषण वातावरण उनको नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वो किसी न किसी तरह से पर्यावरण को संतुलित करने में सहायक होते हैं, और अगर यह विलुप्त हो रहे हैं तो पर्यावरण का संतुलन और भी बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं है, मिट्टी भी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इस प्रदूषण की चपेट में शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है, जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में, जो पर्यावरण के विभाग के लोग हैं, जो संशोधन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उन लोगों का यह कहना है कि अगर 25 सालों में दुनिया को पेयजल, पेय मतलब पीने का जल, पीने वाला पानी के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक समय ऐसा आएगा 20-25 सालों के बाद कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। यह एक संकट ही है। हवा पानी के बगैर इंसान तो जिंदा ही नहीं रह सकता, और जब इंसान नहीं तो इस दुनिया का क्या महत्व है, इतने बड़े विकास का क्या महत्व है, इतनी बड़ी बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कर करके जो आगे विकास कर करके इंसान बढ़ रहा है, उसका कुछ मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से प्रभावित बचा हो। जल स्रोत यानी जो जल हमें पीने के लिए आता है ना, नलों में सप्लाई किया जाता है, बड़े बड़े बारिश का पानी बड़े बड़े डैमों में क्या होते हैं, रोके जाते हैं, और वह क्या होता है, फिर बाद में वही पानी पूरे साल हमारे लिए सप्लाई किया जाता है पीने के लिए। बड़े बड़े कारखानों जो भी है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबकी आपूर्ति के लिए। तो जल स्रोत भी प्रदूषण से अछूता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित जल ही पी रहे हैं, तो हमारा जीवन क्या है, खतरे में, संकट में ही तो है। आज कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए ही होगा। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये सब संसार के आर्थिक राजनीतिक मामलों में नहीं होगा, पानी के मामलों में होगा। आप देखो अभी भी 1-2 दिन पानी ना आए तो बहुत जगह लाइनें लग जाती हैं, और वही विश्व युद्ध चालू हो जाता है। लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, अरे हमें नहीं मिला, अरे हमें नहीं मिला, एक दूसरे को चिल्लाना शुरू करते हैं। तो पानी ऐसी आवश्यकता है जिससे घर में, घर का या इंसान का कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इससे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थितियों का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। अब यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है
प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें पानी, हवा, वृक्ष, पेड़ पौधे, हर चीज, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसने हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप दिया है और शुद्ध दिया है, सात्विक दिया है, हर चीज शुद्ध है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए दोहन, अनियंत्रित तरह से हम उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो वो क्या होगा हमारे लिए, हमारे लिए यह अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, पूरी समूची परिस्थिति का क्या है, इस समय समूची परिस्थिति चरमरा गई है। पर्यावरण के चलते मानव जाति क्या हो रहा है, संकट में आ गया है। उसके चलते कुछ भी हो सकता है और कुछ भी संभव है कि हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनेकों तरह की बीमारियां फैल रही हैं, अनेकों तरह के पर्यावरण संकट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या कर रहा है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किए बगैर रुकता नहीं है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। खासी मतलब बहुत खास चिंता व्यक्त की जा रही है। बहुत वर्षों से यह ओजोन का संकट चला आ रहा है। कई वर्षों से लोग सोच भी रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, इसको रोका भी जाए, लेकिन अब यह रुकेगा कैसे? आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व पर है। समूची मानव सभ्यता का अस्तित्व किस पर है? इसी पर है। प्रश्न उठता है कि ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। अब यहाँ क्या बताया है लेखक ने, यह बताया है कि प्रश्न यह है कि आप उत्सुक होगे जानने के लिए या फिर हम जानने के लिए, ओजोन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, विघटित कैसे हो रहा है, इससे मानव संसार क्या हो रहा है, खतरे में कैसे पड़ रहा है। तो यह सारी चीजें हमें जानना है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। क्या होती है? प्रकृति में बहुत तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, और विषैला, विषैला जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। अगर श्वसन नलिका में गई, हमारे श्वास नली में गई तो जलन पैदा होता है, लेकिन अगर प्रकृति में है तो क्या होती है, हमारी रक्षा इससे होती है। यह वह गैस है, ओजोन गैस है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। अब यहाँ यह लेखक बता रहे हैं, आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, तो यह वह, अब इसकी वजह से धरती पर क्या हो रहा है, जीवन फलता फूलता है, हम पल बढ़ रहे हैं। धरती पर जीवन के अस्तित्व का क्षेत्र एक तरह से ओजोन को ही कहा जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 15 से 20 किलोमीटर ऊंचे तक वायुमंडल में इस गैस को हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं, सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं।
ये 3 तरह की किरणें होती हैं सौर विकिरण में। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग धैर्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफी घातक होती हैं, हमारे लिए क्या होती हैं, नुकसानदायक होती है, फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इनमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हमारे वायुमंडल ओजोन वायु अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। अब जो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, तो वो वायुमंडल क्या करते हैं, ओजोन के बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली ये किरणें को अवशोषित मतलब अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली जाएं, तो इंसान के साथ ही जीव मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये पराबैंगनी किरणें अगर अंतरिक्ष पे मतलब इसको वायुमंडल में अवशोषित न किया गया, रोका न गया, अगर वो डायरेक्ट धरती पे पहुंचे, तो हमारे इंसानों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको ये क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं और भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर, अब देखो इससे बीमारी क्या होता है, त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो क्या हो सकते हैं, इन किरणों की वजह से हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती, रोजमर्रा का जीवन हम जीते हैं, बहुत ज्यादा धूप भी हम नहीं सह सकते और बहुत ज्यादा अति से इति होता है, अति से चीज बहुत ज्यादा होने लगे तो हमें क्या होता है, वह इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत कड़कती धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इन सब चीजों के लिए छतरी रोजमर्रा के जीवन में सामान्य रूप से हमारा बचाव करती है। उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। यहाँ लेखक ने उदाहरण देकर समझाया है कि सामान्य जीवन में हमें छतरी धूप और वर्षा से बचाव करती है जिस प्रकार एक हमारे, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें जो हमारे लिए घातक किरणें होती हैं उसको अवशोषित करके उससे हमारा बचाव करती है। उसी तरह इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी, सभ्यता के आदिम काल जब से यह मानव सभ्यता जन्म ली है, जब से हमारा जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, मानव की सभ्यता जब से आई है तब से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती, तब से यह ओजोन परत क्या कर रहा है, हमारा और पृथ्वी पर हमारे जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं उनसे हमारा क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। उसके तले मतलब हम उन्हीं के तले क्या कर रहे हैं, उन्हीं के छाए में फल फूल रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। अब यह क्या कह रहे हैं लेखक, जितना ही विकास हुआ है, जितना हमारे लिए सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं, उतना ही हमारे लिए हानिकारक रोग दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हुए हैं। अगर हमने विकास इतना ज्यादा टेक्निकल विकास ना ही हुआ था जब, तब भी तो इंसान जीते थे, तब भी इंसान सुखी रहते थे। लेकिन इंसान जिस तरह से प्रगति कर रहा है उस तरह से प्राकृतिक संतुलन हमारे कारनामों से क्या हो रहा है, हमारा प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। चरमरा जाना यानी डगमगा जाना। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। बहुत भूमंडल, यह जो भूमंडल है, पृथ्वी है,
जिसपे इंसान, जीव जंतु, प्राणी आपको देखने को मिलते हैं, रहने को मिलते हैं, ऐसा कोई भी प्राणी, ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जो हमारे पर्यावरण से या हमारे किए हुए क्रियाकलाप यानी जो कार्य हम कर रहे हैं, जो विकास हम कर रहे हैं, बहुत सारे ये मशीन, कारखाने, ये वो दुनिया भर का चीज अपनी सुख सुविधाओं के लिए इंसान बनाते चला जा रहा है, तो उससे ये हमारा ही क्रिया, ये तो इंसानी क्रियाकलाप है, ये थोड़ी ना हमें प्रकृति ने दिया है। तो इससे क्या होता है, उससे पूरा संसार, पूरा जगत प्रभावित हो रहा है। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। अब ओजोन भी क्या कर सकता है, इन सब चीजों से हमें बचा नहीं सकता है। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन। अब हमने ओजोन देख लिया कि ओजोन क्या है। ओजोन एक तरह का किरण है जो हमें क्या, एक तरह का गैस है जो इस वायुमंडल में क्या होता है, एक लेयर की तरह, एक परत की तरह रहता है, और मानव जाति या पूरे पृथ्वी के जीव जंतुओं पे जो हानिकारक किरणें आती हैं उसको अवशोषित करने और उसको रोकने के लिए हमारी मदद करता है, उसको रोकता है, जिससे हम क्या हो सकते हैं, हानिकारक किरणों से बच सकते हैं। अगर यही किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गई तो क्या होगा, तो यह होगा कि सारे संपूर्ण जीव जंतु या मानव प्राणी क्या होंगे, संकट में आ जाएंगे। आइए देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। अब इंसान जीवन जी रहा है तो उसको सुख सुविधा भी चाहिए, बीमार है तो उसको दवा चाहिए, तो जीवन रंग, अभी घर में रहता है, घर पुराने हुए तो कलर पेंट करवाना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं दैनिक जीवन, रोजमर्रा का जो जीवन होता है हमारा, उसमें कीटनाशक दवाएं जो छिड़काव करते हैं हम लोग बचने के लिए, प्रसाधन सामग्री जो हमारे सुख सुविधाओं की सामग्री होती है, दवाएं, अगर हम बीमार हुए तो दवा लेते हैं, रंग रोगन, रंग रोगन का अर्थ है घर में कलर पेंट तो करवाते ही हैं, से लेकर फ्रिज होता है घर में, हर एक घर में फ्रिज है। किसी घर में अगर इस समय फ्रिज ना हो तो लोग क्या कहेंगे, अरे बाबा इनके पास है ही क्या, एक फ्रिज भी नहीं रख सकते हैं आज के जमाने में। एयर कंडीशन, एसी लगवाना अनिवार्य कर, सब लोग अनिवार्य कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे घर में भी होना ही चाहिए। कुछ तो अपनी सुविधाओं के लिए लोग कराते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए भी यह कार्य करते हैं कि नहीं सामने वाले के घर में है तो हमारे घर में भी होना चाहिए। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सबके घरों में ये सब चीजें हैं तो हमारे घर में नहीं रहेंगे, तो भी लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यह सब चीजें जो हैं वो सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाई, प्रशीतन यानी ठंडा करने के लिए, आपको पहले शब्दार्थ में हमने बताया, तो ये सब अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल क्या करते थे, किया जाता था, होता था। लेकिन इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां थी। अब उनके इस्तेमाल में बहुत सारी कठिनाइयां भी थी। उदाहरणार्थ, मतलब उदाहरण के लिए देखो, अब आप, ये गैसें तीक्ष्ण थी, बहुत तेज थी, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या थी, मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी। अब यह तो हानिकारक थी ही, और पर्यावरण पे जाके हमारे लिए वातावरण में मिलकर और भी हानि पहुंचा रही थी। लेकिन सुख सुविधाओं से इंसान क्या है, सुख सुविधाओं को देखते, मद्देनजर रखते हुए इंसान क्या करता है, प्रदूषण को भूल जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि अब ये गैस से बन तो रहा है लेकिन यह तो है हानिकारक, तो किसी ऐसे चीज की खोज की जाए जिससे क्या हो, उचित विकल्प की तलाश की जाए। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक
यौगिक की खोज प्रतिशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अब देखो, अब एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थॉमस मेडले ने दूसरी CFC नामक यौगिक चीज को बनाया, जिसको क्या किया जाए, फ्रिज और एयर कंडीशन में के लिए इस्तेमाल किया जाए। अतः वैज्ञानिकों को नाम यौगिक अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रतिशक हो सकते हैं। अब अध्ययन किया उन लोगों ने, पहले कोई भी चीज इंसान पर ये करने के लिए बताने के लिए या उपयोग करने के लिए पहले उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है कि इंसानों के लिए सर्वोत्तम है या नहीं है। तो अध्ययन से, परीक्षण से यह पाया गया कि यह रसायन सर्वोत्तम प्रतिशक हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी हैं। ये क्या होते हैं, ये रंग, गंध, अक्रियाशील और अज्वलनशील हैं, इसलिए इससे हानि कम पहुंचेगी। किसको, इंसानों को भी और पर्यावरण को भी। इस तरह से ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। अब ये आदर्श गैस थे, इनको हम उपयोग कर सकते थे, इनका उपयोग वैज्ञानिक इंसानों के लिए कर सकते थे। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। अब देखो, अब फ्रिज के इस्तेमाल के लिए क्या हुआ, यह गैस, जब यह गैस पता चला कि यह गैस क्या है, यह किसी सर्वोत्तम है इंसानों के लिए और इससे कुछ असुविधा नहीं है, तब लय भारी इसका क्या होने लगा, जोरों जोरों से इस्तेमाल इंसान करने लगा। क्यों इस्तेमाल करने लगा, इसलिए इस्तेमाल करने लगा कि अगर हम जानते हैं यह चीज हमारे लिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो क्या होता है, इंसान उससे निडर और निफिकर हो जाता है। इससे प्रतिशन प्रौद्योगिकी प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। अब देखो, वहां ऊपर दिया गया था कि अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता था, इंसानों को तकलीफ हो सकती थी, या यह गैस जहरीली थी, यह प्रदूषण भी फैला सकती थी। इसलिए क्या किया, वैज्ञानिक ने इनका CFC का शोध किया। अब उसकी जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। अब इससे फ्रिज के प्रौद्योगिक उद्योग धंधे में क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रांति आ गया, बहुत तेजी से विकास होने लगा। बड़े तेजी से लोग उसको क्या करने लगे, बनाने लगे। क्यों, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं था। जब जिसमें खतरा नहीं है उसको लोग क्या करते हैं, चलो छोड़ो, जब खतरा था तब खतरा था, इससे गैस नुकसान होता था, तो इंसान क्या कर सकता है, उससे रोक सकता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा काम करो कि जिससे नुकसान ना हो। लेकिन जब वो हो तो उससे क्रांति आई और लोग क्या करे, बड़े पैमाने पर इस चीज का उत्पादन करने लगे। तदंतर मतलब थोड़े समय के बाद बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा। अब इस सब चीजों का यौगिक उत्पादित करने लगे। क्यों, क्योंकि घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज एयर कंडीशन में इसका इस्तेमाल लोग करने लगे, और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया। इसलिए कि जिस चीज का पर्यावरण पे भी प्रभाव ना हो, वातावरण भी दूषित ना हो, हमारे इंसानों के लिए भी अच्छा हो, तो इन सब चीजों का उपयोग करना क्या होता है, अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज, इंसान तो यह चीज सोचता है कि जिसमें कोई हानि, हम अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमको 2-3 तरह का, वो तो उसके बेचने का तरीका होता है, हमको 2-3 तरह की चीजें दिखाएगा, अरे नहीं मैडम, इसको ये चीज ले लो, ये चीज में ये कम है, वो कम है, ये ऐसा होता है। वो सपोज मोबाइल ही लेने जाओ आप, तो क्या करेगा, तो आपको 2-4 बेचना तो उसको हर एक है, लेकिन उसको सेल करने का तरीका आता है। तो उसी तरह वो क्या करता है, आपने मास्टरमाइंड से आपके दिमाग को क्या करता है, घुमाता है, और आप लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। उसी तरह से इन सब चीजों में जब CFC का उपयोग होने लगा, उत्पादन होने लगा, तो घरेलू चीजें क्या हुई, हमारी जो आवश्यक
जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं, इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से इंसान ने उत्पादन करना भी शुरू किया और उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इससे कोई भी असुविधा नहीं थी। अब देखो, सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। अब इसका एक बहुत बड़ा खास यह भी गुण था कि ये खत्म नहीं होता था। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन होता है, न इसको ऑक्सीकरण बनाना पड़ता है और न ही विघटित यह होता है, न खत्म होता है। ये पानी में भी नहीं घुलते हैं। बहुत सारे गैस पानी में घुल जाते हैं जो हानिकारक होंगे तो वो तकलीफ दे होंगे, तो इसलिए यह पानी में भी नहीं घुलता था। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल यह उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। अब इस्तेमाल में ये यौगिक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीएफसी, इसका आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलैंड रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। अब सबसे पहले वैज्ञानिक ने क्या किया, इस तरफ ध्यान दिया कि आखिर यह जब यौगिकों का आखिर होता, ये यौगिक आखिर जाते कहाँ हैं जब ये पानी में नहीं घुलते, इनका अपघटन भी नहीं होता, ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, तो यह इसका क्या होता है। वर्तमान युग और प्रौद्योगिकी का युग। वर्तमान युग क्या है? विज्ञान और विकिरण उत्सर्जित करती है किरणें, अच्छी तरह से सबको समझा? विज्ञान ऐसी चीज है कि क्या हो रहा है, इससे अगर हमें फायदे भी हो रहे हैं तो हमें नुकसान भी हो रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस लेसन के माध्यम से हमने यह चीज देख रहे हैं कि विज्ञान में बहुत सारी चीजें जो हम जानते भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो क्या हो रही हैं, नुकसान कर रही हैं। इन्होंने अब अमेरिकी वैज्ञानिक का इस तरफ ध्यान दिया। इन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया और उसका शोधन पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित किया तो पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई। क्यों हलचल मची? इन्होंने अपने पत्र में निष्कर्ष दिया उसका कि यह यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। अब यह यौगिक क्या कर रहे हैं, धरती के ही परत को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। शुरू में लोगों ने रोनेल्ड की बातों को कोई खास अहमियत, शुरुआत में लोग क्या करते हैं, लोग जब बोलते हैं ये चीज नुकसान हो रहा है, वो चीज नुकसान, इससे ये, तो लोग ध्यान नहीं देते। जब उसका खुद वो लोग सामना करते हैं तब वो क्या करते हैं, इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। शुरू में उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग इन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर, उन्होंने लोग क्या किए कि ये पर्यावरण पे आतंक फैलाना चाहते हैं, उपहास किया, उनकी आलोचना की, लोग उनका मजाक भी उड़ाए। कुछ साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। जब एक सर्वे किया गया तब उनकी बात क्या हो गई,
सही साबित हुई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत क्या हो गई है, काफी छिज गई है, यानी छिजन उसमें मतलब वो धीरे धीरे खंडित हो जाना, टूटना, यह टूट रहा है। इसलिए क्या करना है, इसको